सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश और सभी भारतवासियों को नमस्कार। आज तारीख क्या है? खैर, तारीख से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो वक्त है जिसमें हम और आप जी रहे हैं। 15 दिसंबर 2025 वो आखिरी दिन था जब दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट में मैंने यूट्यूब पर आखिरी क्लास ली थी और आपसे कहा था कि मैं एक यात्रा पर जा रहा हूँ। इसे आप वनवास कह सकते हो या आत्ममंथन। उस दिन से लेकर आज तक आप लोगों के हज़ारों कमेंट्स आए कि भैया आपने पढ़ाना छोड़ दिया, आप राजनीति में क्यों जा रहे हो, वो तो गंदी जगह है, आप पढ़ाना छोड़ दोगे तो फिर हमें कौन पढ़ाएगा। मैं पिछले 2-3 महीने से लगभग उस तरह की प्रतिक्रियाओं को, कमेंट्स को देख रहा था, पढ़ रहा था और मैं कहीं ना कहीं आपकी नाराज़गी भी महसूस कर रहा था और आपकी उम्मीद भी, लेकिन मैं चुप था। जानते हो क्यों? क्योंकि शोर मचाने के लिए सिर्फ गले की ताकत चाहिए, लेकिन सच बोलने के लिए जिगर की ताकत चाहिए। और ऐसा कह सकते हैं कि वो ताकत जुटाने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। महान दार्शनिक अरस्तु ने सदियों पहले कहा था, मैन इज़ बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है, लेकिन हमारे देश में हमने राजनीति को एक गाली बना दिया है। हमने मान लिया है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग, संवेदनशील लोग राजनीति में नहीं जाते। हमने मान लिया है कि राजनीति सिर्फ बाहुबलियों और रसूखदारों का खेल है। और यही वो सबसे बड़ा झूठ है जिस बारे में बात करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ किसी पार्टी का प्रवक्ता बनकर नहीं बैठा हूँ। आज मैं यहाँ नवीन शर्मा बनकर बैठा हूँ, वही नवीन शर्मा जिसने एक किसान के घर में पैदा होकर के और जितने कम संसाधनों में कोई व्यक्ति खुद को कामयाब कर सकता है, जितनी मेहनत कोई खुद को कामयाब बनाने के लिए कर सकता है, उतनी मेहनत की। मेरे साथी जानते होंगे, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो पूरे दिन वो पसीनों में भीग करके पढ़ाना, पसीने में भीग कर पढ़ाते हुए सबने देखा होगा, वो अपनी एक शुरुआत रही थी। वही नवीन शर्मा जिसको इस देश में ऑनलाइन क्लास में सब नवीन भैया कहने लग गए, और जिस नवीन शर्मा ने जीके, जीएस, हिंदी और इतिहास पढ़ाया। लेकिन इतिहास पढ़ाते पढ़ाते एक बात समझ में आ गई कि अगर हम खुद इतिहास लिखने की हिम्मत नहीं करेंगे तो वो लोग हमारा इतिहास लिखेंगे जिन्हें ना तो हमारी तकलीफ़ों का पता है और ना ही हमारे सपनों की परवाह। आप पूछते हैं ना कि राजनीति ही क्यों, उसका जवाब देने से पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप उस सिस्टम से खुश हैं जहां डिग्रियां बंट रही हैं लेकिन उम्मीदें दम तोड़ रही हैं? क्या आप उस डर के साथ जीना चाहते हैं जहां सच बोलने की कीमत एक आम आदमी को अपनी सुरक्षा और सम्मान खोकर चुकानी पड़ती है, एक छात्र को अपना हक मांगने पर लाठियां खानी पड़ती हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर मेरी चुप्पी का कारण भी आपको समझ आ जाएगा। मैं आज यहाँ सफाई देने नहीं आया हूँ, मैं आज यहाँ एक प्रस्ताव रखने आया हूँ, एक पढ़े लिखे नागरिक का अपने जैसे दूसरे जागरूक नागरिकों के लिए एक प्रस्ताव। मैं देख रहा हूँ हर तीसरा कमेंट यही है कि भैया राजनीति तो गंदी होती है, आप अच्छे टीचर हो, आपको इस कीचड़ में नहीं उतरना चाहिए, गंदी है, बिल्कुल गंदी है, कीचड़ है, 100% कीचड़ है। लेकिन कभी सोचा हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि राजनीति कीचड़ है और यह कीचड़ हमारे घर के आंगन तक कैसे पहुंचा? क्योंकि हम जैसे पढ़े लिखे लोग, हम जैसे सभ्य लोग नाक मुंह सिकोड़ कर किनारे खड़े रहे। हमने कहा छोड़ो यार, ये हमारा काम नहीं है। प्लेटो ने हजारों साल पहले एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था राजनीति में हिस्सा ना लेने की सबसे बड़ी सजा यह है कि आप पर ऐसे लोग राज करते हैं जो आपसे कम योग्य हैं। आज हम यही सजा भुगत रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 10 साल इतिहास, भूगोल, संविधान, सब कुछ आपको पढ़ाया। मैंने बताया कि अधिकार दरअसल में होते क्या हैं। मैंने आपको बताया कि इस लोकतंत्र की ताकत होती क्या है। लेकिन जब मैं इन सब के बारे में सोचता था तो एक सवाल मुझे हमेशा परेशान करता था, क्या फ़ायदा उस इतिहास को पढ़ाने का जब वर्तमान में इस देश में पेपर लीक जैसी व्यवस्थाएं हो रही हों और
उसके बदले में कोई सुनवाई ना हो। क्या फ़ायदा उस संविधान को रटाने को जब एक छात्र अपने हक के लिए सड़क पर निकले तो उसे लाठियाँ मिले। जिन माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का वो इस अपनी युवावस्था में सहारा बनना चाहता है, अगर वो लाचारी महसूस करे। मैं क्लासरूम में बैठकर आपका कैरियर तो बना सकता हूँ, लेकिन उस सिस्टम को कैसे ठीक करूँ जो नौकरी देने के नाम पर आपके साथ जुआ खेलता है। एक डॉक्टर मरीज को बचा सकता है, लेकिन अगर अस्पताल में ऑक्सीजन ही ना हो तो डॉक्टर क्या करेगा। मैं वही डॉक्टर हूँ जिसके पास शिक्षा रूपी दवाई तो है, लेकिन सिस्टम ऑक्सीजन की सप्लाई रोक कर बैठा है। इसलिए राजनीति में आने का फैसला मैंने शौक से नहीं लिया है। यह फैसला मैंने इसलिए लिया है कि सिस्टम में मौजूद इस गंदगी को हम सब मिलकर साफ कर सके। क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि अगर कीचड़ साफ करना है तो गंदे होने का जो डर है वो छोड़ना पड़ेगा। राजनीति में आने का फैसला मैंने किसी एक रात में नहीं लिया है। इस फैसले के पीछे बहुत, अगर मैं कहूँ तो हाँ, एक रात का जिक्र हम कर सकते हैं। आपको पता होगा 2024 जब 60,244 सिपाही भर्ती की वैकेंसी आई थी, हर घर में खुशी थी। मेरे पास भी लाखों बच्चे लाइव पढ़ रहे थे। अपने लाखों भाई बहन की आंखों में मैंने वो चमक देखी थी कि भैया इस बार वर्दी पहनकर बूढ़े माँ बाप का सहारा बनेंगे। लेकिन हुआ क्या, 17 और 18 फरवरी को वो तारीख, पेपर लीक। और सिर्फ पेपर नहीं लीक हुआ था, लाखों माँ बाप और छात्रों का भरोसा लीक हुआ था। उस दिन ऐसा लगा कि जो सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो सब बेकार है। और सब तरीके से सबने अपनी अपनी तरह से बातें रखी। आप लोगों के लिए सड़क पर उतरने का एक फ़ैसला लिया। मैंने सोचा कि सरकार सुनेगी, सिस्टम सुनेगा। सिस्टम और सरकार ने सुना, लेकिन बदले में हमने क्या झेला। हमारे घर पुलिस भेज दी गई और परिवार के सभी लोगों का हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दर्जनों पुलिस वालों ने हमारा घर और गांव कई दिनों तक घेर कर रखा। हमारे घर में जो भी सदस्य थे, तो जितनी भी मानसिक उत्पीड़न किसी का किया जा सकता था वो किया, जिसका इस सब से कोई लेना देना नहीं था। मैं चाहता तो मैं भी सोचता कि ठीक है, बाकी सबकी तरह हम भी मूक हो जाते हैं, हम भी चुप हो जाते हैं। लेकिन मैंने चुप ना रहने का फैसला किया और फिर अंत में लखनऊ आंदोलन में पहुंचने के लिए बहुत, मतलब छिपते छिपाते फ़ोन वगैरह सब बंद रख के हम पहुँचे। मेरे साथ लाखों छात्र वहाँ पहुँचे और सब लोगों ने यही बोला, मुझसे भी बोला, मुझे आज भी खूब याद है कि सब कुछ है, नाम है, करोड़ों छात्रों का सपोर्ट है, लाखों छात्रों को तुम सफल बना चुके हो, और मतलब इस सब की ज़रूरत क्या है। एक सवाल ये भी था कि जब तुम्हारे पास ये सब कुछ है तो तुम अपने पढ़ाए हुए छात्रों की लड़ाई सीधे तौर पर क्यों नहीं लड़ पा रहे हो। उस दिन मुझे एक बात समझ आई कि चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ लें, लेकिन अगर फैसला लेने वाली कुर्सी पर गलत आदमी बैठा हो और वो एक साइन करके मेरी और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। उस दिन मैंने निर्णय किया कि अब नाइंसाफ़ी होने पर सिर्फ मांगेंगे नहीं, अब उस जगह जाएंगे जहां फैसले किए जाते हैं। क्योंकि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। बस वो इतनी एक सोच है कि जिसने मुझे यहाँ ला करके खड़ा किया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि राजनीति में जाके क्या करोगे, आपका काम तो पढ़ाने का था, आप अच्छा पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते रहिए, राजनीति से दूरी बनाइए। सिस्टम तो चल ही रहा है, लोगों का ये कहना है। कैसा सिस्टम, किसके लिए चल रहा है ये सिस्टम? मेरे घर के पास मेरी विधानसभा सिकंदराबाद में 1000 से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं। गिनते गिनते थक जाओगे, इतनी चिमनियां धुआं उगल रही हैं, सुनने में लगता है कि यहाँ तो कोई स्वर्ग होगा, हर घर में नौकरी होगी। लेकिन सच क्या है जानते हो? सच्चाई ये है कि इन फैक्ट्रियों में मेरे गांव के, मेरे विधानसभा के लोगों को नौकरी नहीं मिलती। उन्हें गेट से भगा दिया जाता है, और अगर गलती से रख भी लिया तो नौकरी पर नहीं, ठेके पर, कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं। 10-12 हज़ार रुपए की वो गुलामी, जिसमें ना तो कोई इज्जत है, ना कोई बीमा सुरक्षा। और यह कहानी सिर्फ मेरे विधानसभा की नहीं है, यह कहानी हमारे देश प्रदेश के हर एक विधानसभा, गांव, शहर की कहानी है।
आप पढ़ाई करते हो, आप बीटेक करते हो, एमए करते हो, कर्जा लेकर पढ़ाई करते हो, और जब डिग्री लेकर बाहर निकलते हो तो सिस्टम तुमसे कहता है कि जाओ 8,000 की नौकरी कर लो, या फिर किसी भर्ती के निकलने का 5 साल इंतज़ार करो। क्या इसके लिए हमारे माँ बाप ने पेट काट काट कर हमें पढ़ाया था? क्या इसके लिए हमने रात रात भर जाग कर किताबें रटी थी? जब मैं देखता हूँ कि एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं और दूसरी तरफ पढ़ाए हुए हमारे छात्र इतने मजबूर हैं कि वो अपना खर्चा चलाने के लिए 300 रुपये की दिहाड़ी के लिए मजदूर है, या जो अपने सपने उसने देखे हैं कि मैं खुद को जल्दी से कामयाब कर लूँ, उसके लिए वो भटक रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि मैं तुम्हें झूठ पढ़ा रहा था। क्योंकि असलियत यह है कि विकास की इस दौड़ में तुम्हें और मुझे बस एक दर्शक बना दिया है। खिलाड़ी कोई और है, जीत कोई और रहा है, इसलिए बहुत हो गया दर्शक बनना। अब हम सबको मिलकर के खेल बदलना है, और खेल मैदान के बाहर बैठकर नहीं बदला जाता, खेल मैदान में उतरकर बदला जाता है। कलम की जो ताकत है उसको मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसी से हमने और आपने मिलकर कई परीक्षाएं पास की। लेकिन एक कड़वी सच्चाई बताऊं, इस देश में चपरासी बनने के लिए भी 10वीं पास होना ज़रूरी है, सिपाही बनने के लिए 12वीं होना ज़रूरी है, कलेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है। लेकिन अफसोस हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो नियम बनाते हैं, जो हमारी किस्मत का फैसला करते हैं, उनके लिए कोई योग्यता तय नहीं है। यही कारण है जब संसद या विधानसभा में शिक्षा बजट या रोजगार नीति पर जब बहस होती है, या सरकार की किसी भी योजना पर कोई बहस होती है, जब किसानों की दुगनी आय करने की बात होती है, तो वहाँ पर एक सन्नाटा छा जाता है। क्योंकि जिसे दर्द का पता नहीं वो दवा क्या देगा। वहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपके बारे में चर्चा तक करना नहीं चाहते। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा दुनिया को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है। लेकिन मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, शिक्षा हथियार तो है, लेकिन हथियार तब तक बेकार है जब तक उसे चलाने वाला हाथ सत्ता के पास ना हो। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, क्या होता अगर नीतियां बनाने वाला व्यक्ति ये जानता कि नॉर्मलाइजेशन का छात्रों पर क्या असर होता है। क्या होता अगर सड़क बनाने वाला मंत्री यह जानता कि किसान की जमीन का उचित मुआवजा और फसल के अच्छे दाम क्या होने चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर, जो खुद दुनिया के सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक थे, उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम शिक्षित हो गए, शायद संगठित भी हो रहे हैं, लेकिन संघर्ष हमने दूसरों के भरोसे छोड़ दिया है। आज मैं आपसे यही कहने आया हूं कि राजनीति में नेता बनने के लिए मैं नहीं आया हूं। नेताओं की बहुत भीड़ लगी पड़ी है। मैं राजनीति में आपकी आवाज़ और कलम की ताकत बनने आया हूं। मैं चाहता हूं कि जब विधानसभा में कोई बिल पास हो तो उस पर साइन करने वाले हाथ किसी अनपढ़ या बाहुबली के ना हो, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति के हो जिसने गरीबी, बेरोजगारी और संघर्ष को किताबों में नहीं, अपनी जिंदगी में पढ़ा है। शहीद आजम भगत सिंह जी कहते थे, व्यक्ति जब तक व्यर्थ है जब तक वह अपने समाज और अपने देश के लिए उपयोगी ना बन जाए। तो आज मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप तैयार हैं एक ऐसे प्रयोग के लिए जहां योग्यता कुर्सी पर बैठेगी, सिफारिश, बाहुबल या रसूख नहीं। राजनीति में भाषणबाजी बहुत होती है, लेकिन प्लान बहुत कम लोग बताते हैं। मैं आज आपको यह बताने नहीं आया हूं कि मैं क्या करूंगा, बल्कि यह बताने आया हूं कि कैसे करूंगा। मेरी विधानसभा सिकंदराबाद 64 के लिए और एक तरह से पूरे देश के लिए मैंने 4 स्तंभ, 4 पिलर्स तैयार किए हैं। पहला, रोजगार और स्वाभिमान। जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ 1000 से अधिक फैक्ट्रियां हैं। हमारे युवाओं को वहाँ नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि कहा जाता है कि उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास वो योग्यता नहीं है जिससे उनको काम मिले। मेरा वादा है, सिर्फ नौकरी नहीं मांगेंगे, हम स्किल मैनेजमेंट सेंटर बनाएंगे जहां आपको कोडिंग, एआई, डेटा एंट्री, कंप्यूटर साक्षरता और डिजिटल मार्केटिंग की मुफ्त ट्रेनिंग हमारी तरफ से मिलेगी, ताकि जब आप फैक्ट्री के गेट पर जाएं तो ठेकेदार आपको मजदूर समझकर नहीं, हुनरमंद समझ करके काम दे। हमारा लक्ष्य है विधानसभा के 20,000 युवाओं को रोजगार दिलाना। दूसरा, शिक्षा। गांव का बच्चा पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि उसे माहौल नहीं मिलता। मेरा संकल्प है हर गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी
और हर 6 महीने में एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। जो टॉप 10 बच्चे निकलेंगे उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उन्हें गोद लेने की जिम्मेदारी मेरी होगी, जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तीसरा, मेरी बहनों के लिए, अक्सर बेटियों के लिए पढ़ाई जो है पैसों की कमी से छूट जाती है। मेरी लिखी हुई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सारी किताबें, चाहे स्टैटिक जीएस हो या जीएस की अन्य किताबें हों, जीएस सुधा हो, हिंदी की बुक हो या अन्य किताबें, मेरी विधानसभा की हर बहन को निःशुल्क मिलेंगी। अगर इसके बाद भी किसी संसाधन की कमी पड़ी उनको तरक्की के लिए, तो आपका भाई उसे पूरा करेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं अपने प्रदेश और देश के हर असहाय भाई बहन के लिए ऐसा करूं जिन्हें सच में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। चौथा, पर्यावरण और सेहत। हम विकास के नाम पर सांस लेना कभी नहीं भूल सकते। मैं वादा करता हूं कि 2026 के अंत तक हम 1 लाख पेड़ लगाएंगे और युवाओं के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जहां अच्छे कोच होंगे, ताकि हमारा टैलेंट जो है वो खेतों में दम ना तोड़े, स्टेडियम में मेडल जीते। और मैं अपने क्षेत्र के किसानों के लिए हर संभव एक कोशिश करूंगा जिससे उन्हें फसलों के दाम अच्छे मिले, ताकि खेती में वैज्ञानिक पद्धति और उपजाऊ बीजों का इस्तेमाल हो, जिससे उनकी जो पैदावार है वो बढ़ पाए। हम ऐसे एक कृषि केंद्र का निर्माण करेंगे जहां पर हमारे किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने और तकनीक का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा, ताकि वो अपना उत्पादन बढ़ा पाएँ। हम ऐसे बीज के केंद्र बनाएंगे जहां पर अच्छी गुणवत्ता वाले फसलों के बीज किसानों को आसानी से मिल सकें। और इसमें एक काम और किया जा सकता है कि हर गांव पंचायत में ऐसे स्मार्ट सार्वजनिक स्थल बनाए जाएं जहां बड़े बुजुर्ग बैठकर देश दुनिया की खबरें और अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मेरी यह बात कोई चुनावी जुमला नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं कि मुझसे पढ़ने वाले मेरे छोटे बड़े भाई बहन, मुझे जानने वाले मेरे अपने लोग यह जानते हैं कि मैं हवाई बातें नहीं करता, और ये एक शिक्षक की भी शपथ है। और मैं इस बात के लिए आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये 4 संकल्प तो मैं पूरे करके रहूंगा और अपने हर वादे पर हमेशा खरा उतरा हूं। आपको पता है कि मुझे करोड़ों बच्चे यूट्यूब पर ऑनलाइन माध्यम से फ्री में पढ़े, और आज तक भी मैंने किसी अपने पेड कोर्स को लॉन्च नहीं किया। और मैं चाहता तो अपना खुद का जीएस या हिंदी का पेड कोर्स लॉन्च करके बच्चों से करोड़ों रुपए कमा सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे पढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि शिक्षा उस गरीब, शोषित और मजदूर के बच्चे तक पहुँचे, उस अंतिम छोर तक पहुँचे, उस छात्र तक पहुँचे जो पैसे की तंगी की वजह से या आर्थिक अभाव की वजह से उस शिक्षा को नहीं पा रहा था। आप भली भांति जानते हो कि अब तक हमने जितने भी छात्रों को पढ़ाया उनमें 8 लाख से ज़्यादा बच्चे सरकारी नौकरी पा चुके हैं। वो घर रोशन हो चुके हैं। उन घरों में बहुत खुशी आई है जिन लोगों ने मेहनत की और ख़ुद को कामयाब भी बनाया। आज उत्तर प्रदेश के हर गली मोहल्ले, हर गांव में आपको हमारे पढ़ाए हुए सफल छात्र मिल जाएंगे। और बहुत सारे तो ऐसे गांव हैं जहां पर अपने पढ़ाए हुए 20-20, 30-30 युवा और युवती सरकारी नौकरी लग चुके हैं। और आपको बहुत सारे ऐसे गांव मिल जाएंगे जहां पर हर गांव में लगभग 100-200 बच्चे हर गांव में हमसे पढ़ने वाले बच्चे हैं। आज चूँकि प्रदेश भर में लगभग 2 करोड़ छात्र हमसे पढ़ रहे हैं और सभी वयस्क हैं, सभी 18 वर्ष से ऊपर के हैं। वैसे अक्सर लोग मुझसे ये बातें भी पूछते हैं, सर इतना अच्छा चल रहा है, सब लाखों बच्चे प्यार करते हैं, आपको आदर्श मानते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, इस प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, जिस चीज़ के व्यक्ति ख्वाब देखता है आपके पास में वो सब कुछ है, फिर क्यों राजनीति की आग में हाथ डाल रहे हो? सच कहूँ, अगर मुझे सिर्फ पैसा कमाना होता या सिर्फ अपनी ज़िंदगी बनानी होती तो शायद मैं कभी राजनीति की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। ईश्वर की कृपा और आप सब लोगों के प्यार से जितना मुझे मिला है, एक साधारण किसान के बेटे के लिए ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसी सफलता का क्या मतलब जब आप लोगों के दुख और तकलीफ में उनके काम ना आ सको। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो एक सुकून नहीं है जब मैं किसी गरीब बच्चे को फीस की वजह से पढ़ाई छोड़ते देखता हूँ, या किसी बीमार या बुजुर्ग की जो हालत है वो एक इलाज के लिए भटक रहा है, एक किसान फसल के अच्छे दाम ना मिलने की वजह से हताश है, तो मुझे मेरी खुद की सारी सफलता बहुत छोटी लगने लग जाती है। लेकिन मैं आज सबके सामने लाइव एक संकल्प ले रहा हूँ, और यह संकल्प किसी एक नेता का नहीं, एक शिक्षक का है। मैं सत्ता का भूखा नहीं हूँ,
मैं एक सिपाही की तरह काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ। हमने भी गरीबी में उस जीवन को जिया है, बहुत संघर्ष करके सफलता तक पहुँचे हैं। मैंने गरीबी को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा है, उसको हमने जिया है। इसलिए गरीब का दर्द समझना मेरे लिए कोई राजनीतिक ड्रामा नहीं है, बल्कि वो मेरा खुद का बिताया हुआ जीवन है। मेरा वादा है आपसे, चाहे मैं विधायक बनूं, चाहे हम कहीं भी पहुँचे, लेकिन नवीन शर्मा कभी बदलेगा नहीं। वही नवीन जो नहर के किनारे पसीने में लथपथ होकर आपको पढ़ाता आया था, वही नवीन जो आपके एक मैसेज पर रात को 11 बजे भी 12 बजे भी कक्षा लेता था, वही नवीन जिसने दिन में 12-12 14-14 घंटे एक जगह खड़े होकर इस बात के लिए पढ़ाया कि मेरे जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो मेरे गरीब, मजदूर, शोषित और पिछड़ों के बच्चे हैं, जो संसाधनों की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, वो कामयाब हो जाएं। और मैं उस सपने में सफल भी हुआ, लाखों छात्र सफल हुए। यह चुनाव आपकी उन उम्मीदों की जीत के लिए है, यह चुनाव मेरी जीत के लिए नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं हर समय आपके बीच में रहूंगा। साथ में यह चुनाव उन उम्मीदों के लिए भी है जो सिस्टम की फाइलों में कहीं दब गई हैं। मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा, मैं आपसे आपका विश्वास मांग रहा हूं, क्योंकि वोट तो 5 साल में एक बार पड़ता है, लेकिन विश्वास जिंदगी भर का होता है। साथियों, मैंने आपसे अपनी बात कह दी, मेरा मन शायद थोड़ा सा हल्का हो गया, लेकिन अभी बारी आपकी है। ये लड़ाई हमने पिछले लगभग 6 महीने से शुरू की हुई है। मैं गांवों को साफ कर रहा हूँ, मैं गांव में पेड़ लगा रहा हूँ, मैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं सभी लोगों से वार्तालाप कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 6 महीने में जब मैं घर घर, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचने के प्रयास में, उनके सुख दुख में उनके साथ में होने के प्रयास में हूं, तो मैं ये मान रहा हूं कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक अकेला इंसान हूं और ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं हर घर, हर दरवाजे तक ना पहुंच पाऊं। जबकि मेरा प्रयास ये है कि मैं एक पैदल यात्रा करने वाला हूं जिसमें कि मैं हर घर घर तक पहुंच सकूं। लेकिन आप लाखों में हैं। मैं आज आपसे गुरु दक्षिणा भी नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे आपका साथ मांग रहा हूं। अगर आपको लगता है कि एक किसान के बेटे को, एक शिक्षक को विधानसभा में होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि सिकंदराबाद की फैक्ट्रियों में हमारे भाइयों को रोजगार मिलना चाहिए, अगर आपको लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छी सड़क और नाली भीख नहीं है, ये हमारे अधिकार है, तो मेरी आवाज़ बनिए। इस वीडियो को, इस संदेश को उस हर घर तक पहुंचा दीजिए जहां उम्मीद टूट चुकी है। उन्हें बताइए कि एक लड़का है जो सिस्टम से लड़ने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए निकला है, लेकिन आज शायद उसके पास बाहुबल ना हो, लेकिन उसके पास जनबल है। आज घर घर में उसके छात्र हैं और वो जनबल आप हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, अपना प्रकाश आप स्वयं बनिए। और मैंने भी क्लासेस में आपको यही सिखाया है और मैं फिर से कह रहा हूं, आप इस सिस्टम को गालियां देते रहेंगे जब तक आप इसको बदलेंगे नहीं। इसलिए अपना दीपक खुद बनिए, किसी के भरोसे मत बैठिए। ये चुनाव मेरा नहीं है, यह चुनाव उस पिता का है जो अस्पताल के बाहर रो रहा है, यह चुनाव उस युवा का है जो डिग्री लेकर सड़क पर भटक रहा है, यह चुनाव मेरी उन बहनों का है जो पढ़ना चाहती हैं, चुनाव उस किसान का है जो साल भर के मेहनत के लिए अच्छे दाम मांग रहा है। तो उठिए, मेरी ताकत बनिए, क्योंकि जब एक शिक्षक, युवा अपने बड़े बुजुर्ग, किसी अपने बेटे, भाई, बंधु के लिए सड़क पर उतरता है तो सरकारें बदल जाती हैं। मैं तैयार हूं कि आप मेरे साथ हैं, क्योंकि विकास तभी संभव है जब स्थानीय नेतृत्व और कोई स्थानीय व्यक्ति इसके बारे में सोचे। जब कोई व्यक्ति बाहर का आकर के आपके बारे में निर्णय लेगा, तब याद रखना वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है, अपने हितों की रक्षा करना चाहता है। उसका आपके भविष्य, आपके आज के वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। हमारे गांव, समाज और क्षेत्र का नहीं, वो हमारी, जो हमारे गांव, समाज और क्षेत्र का नहीं है, वो हमारी परेशानियों को नहीं समझ सकता है। और याद रखिएगा, संघर्ष ही जीवन है। और रही बात मेरे पढ़ाने की, तो मैं जल्द ही आप लोगों को फिर पढ़ाने के लिए लौटूंगा। और अभी बस मुझे आप लोगों के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उम्मीद आप मेरी बातों को समझेंगे और मेरा साथ देंगे, क्योंकि हमें साथ मिलकर बहुत आगे तक जाना है।
और अंत में कुछ लाइनें हैं जिससे सुनकर शायद आप मेरे बारे में थोड़ा और जान सकें। मैं वो कलम हूँ जो बिकना नहीं जानती, झुककर किसी के आगे लिखना नहीं जानती। तुम्हारे दरबार में शोर होगा चाटुकारों का, मगर मेरी जुबान सच के सिवा कुछ और नहीं जानती। तुम मुझे मिटाने की साजिशें हजार कर लो, पर मुझ में सच्चाई की आग है जो बुझना नहीं जानती। और इस सब के बाद में आप सबसे यही सिर्फ एक प्रार्थना है कि यदि मैंने आपके लिए कुछ भी किया है तो आप इस वीडियो को सिकंदराबाद के प्रत्येक व्यक्ति तक, जो उनके रिलेटिव्स हैं या सिकंदराबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाने की जिम्मेदारी आप उठाएं। और इस वीडियो को सिर्फ पहुँचाना नहीं है, आपको एक आग्रह भी करना है कि ये कुछ शब्द हैं और आपके आने वाले भविष्य के लिए शब्द हैं। यदि आप इन शब्दों को इग्नोर कर देंगे और आप सोचेंगे कि नहीं हमें तो इसके परे कुछ और सोचना है, तो आपका आने वाला भविष्य आप ही तय कर रहे होंगे। तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो हर एक मेरे युवा साथी, हर एक मेरे बुजुर्ग तक पहुँचना चाहिए। मेरा ये संदेश उनको सुनना चाहिए और जितने भी साथी मेरे इस संदेश को अब तक सुन रहे हैं उन सबको, मेरे बड़े बुजुर्गों को मैं चरण स्पर्श यहीं से करता हूँ। नमस्ते मेरे सभी युवा साथियों को, नमस्ते पूरे सिकंदराबाद को नमस्ते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।